हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग हमारे नए सेशन में। आज हम यहाँ पे एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपका यूपीएससी सीएपीएफ में लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये आइडिया मिल पाएगा कि किस क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस चैप्टर पर हमें कितना मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला सीरीज है, ये सीरीज का पहला दिन में आज स्टार्ट करेंगे 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है 1+1 × 2 × 3 +... 50 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये रिमाइंडर थ्योरम से आया क्वेश्चन है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स आता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पहला 1+1 × 2 +1 × 2 × 3 +1 × 2 × 3 × 4 प्लस डॉट 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 +1 × 2 × 3 × 4 × 500 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं 500 + 300 + 200 + 55 को 50 से डिवाइड करना है, आपको रिमाइंडर क्या होगा। अगर मैं ये बोलूंगा 500 + 300 + 200 + 55 को जब 50 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो, अगर मैं बात करूंगा तो ये सारे नंबर 50 से डिविजिबल है। 500 भी 50 से डिविजिबल है, 300 भी 50 से डिविजिबल है और 200 भी 50 से डिविजिबल है। तो हमें इन सबसे कोई मतलब होता नहीं है। जो कंप्लीटली डिविजिबल है उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। हमें सीधा हम क्या करेंगे, 55 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 55 को 50 से डिवाइड करेंगे और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 5। हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5। इसी कंसेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो, इन सबको प्लस में है, सारे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और ऐसे करके पूरा 500 तक है। इन सबको अगर आप डिवाइड करोगे 8 से तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा गया। तो देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट जैसे थर्ड नंबर पे आओगे, फोर्थ नंबर पे तो 4 × 2 आ रहा है, 4 × क्या हो गया, 8 आ गया। मतलब यहाँ पे 8 है और जितने भी नंबर है 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 4 5 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा और हर में आप देखोगे तो 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इससे आगे जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या 8 से डिविजिबल है। 1 × 2 × 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, फिर इससे लेकर 1 से लेकर 500 तक क्या हो रहा है, आप देखोगे तो सारे के सारे 8 से डिविजिबल है। तो हमें इसको यहां से आगे डिवाइड करने की कोई जरूरत है ही नहीं। सिंपली आपको किसको डिवाइड करना है, तो 1 + 2 × 2 + 6 को आपको 8 से डिवाइड करना है। 1 2 6 आपका अगर 9, जब आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और हमारा आंसर के फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था, रिमाइंडर थ्योरम से पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आपको याद रखना है कि अगर ऐसे प्लस में आ रहा है तो जो भी एक बार अगर 8 आ गए तो हर बार 8 8 8 8 आएगा और सारे के सारे कंप्लीटली क्या होगा, हमारा डिविजिबल होगा। हमें केवल 3 नंबर को डिवाइड करके आंसर निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the angle made by a sector having area 1/6 of the area of semicircular। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि आपका एक सेमी सर्कुलर है, यहां पे हमारा एक सेमी सर्कल है और इसके 6 पार्ट से एक सेक्टर बनाया गया, वो एंगल कितना होगा। देखो, आपको पता होगा कि अगर हमारा कोई सर्कल होता है तो सर्कल का अगर रेडियस r है तो इसका एरिया क्या होता है, आप बोलोगे इसका जो एरिया होता है वो हमारा होता है πr²। क्लियर, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो आप बोलोगे 2πr हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। अगर किसी भी सेक्टर की बात करूं, इसका रेडियस अगर r है और ये अगर थीटा है, इसका रेडियस अगर r है और ये थीटा है तो इसका एरिया क्या होता है, तो इसका जो एरिया होता है आपका वो होता है πr² θ/360। ये एरिया क्या होता है, πr² θ/360। देखो, इसका मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो बिना मतलब पेन से आंसर, इसका एकदम दिख रहा है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार मैं पूरा करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक से इस सर्कल सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे πr²2 का होगा, πr²/2 होगा। कि कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे πr²/2।
हमारा एरिया होगा। अब इसके एरिया के 1/6 एरिया है, जो हमारा सेक्टर है वो क्या 1/6 है। मतलब यहां से मान लो कि अगर यहां से कोई सर्कल बना रहा होगा, इसके एरिया के 1 सेंटर से बना रहा होगा, सॉरी एक मिनट, तो उस सेक्टर इस ये जो हमारा कोई सेक्टर है, हमारा ये हमारा सेक्टर है, ये आपसे एंगल पूछ रहा है और इसका एरिया का 1/6 एरिया इसका है। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका जो एरिया होगा, आपका सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्लियर। और ये किसके बराबर है, तो ये सेमी सर्कल के 1/6 के बराबर है। तो ये जो हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 60, पाई स्क्वायर बाई 6, पाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि जो सेक्टर है वो सेक्टर क्या है, सेमी सर्कल का एरिया का 1/6 बोला गया। ठीक है, ये हमारा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 30 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 टू 12, 12 3 जा 36। तो ये जो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 30 से। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, थीटा बाई 30 इज इक्वल टू 1 आ गया। थीटा कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर वे बताया कि सिंपल क्वेश्चन बोला गया कि भाई एक सेक्टर है, एक सेमी सर्कल से एक सेक्टर बनाया गया, उस सेक्टर के एरिया उस सेमी सर्कल का एरिया का 1/6 है। ये मैंने फॉर्मूले से कर दिया। अब देखो एक मैं दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ जिसमें आपको पेन छूने की भी जरूरत नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन करने में। देखो ये जो सर्कल होता है ना, ये याद रखना, ये जो सर्कल होता है, ठीक है, ये पूरा एक एरिया बनाने में 360 डिग्री लेता है। कितना लेता है, 360 लेता है। तो 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर। 360 डिग्री बराबर क्या होता है, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया पूरा 360। अगर सेमी सर्कल की बात करोगे आप तो 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो जो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई स्क्वायर बाई 2 होता है। अब देखो सिंपल से क्या बोला गया है, हमें एक सेमी सर्कल से क्या बनाया गया है, एक सेक्टर बनाया गया और सेक्टर का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन सेक्टर का जो एरिया है 1/6 है, सेमी सर्कल का एरिया का 1/6 है। इसका मतलब क्या होता है, देखो सेमी सर्कल का एरिया का 1/6 है, इसका मतलब होता है अगर सेमी सर्कल का जो एरिया 6 है तो सेक्टर का एरिया कितना है, 1 है। बात समझा, रेशियो का मैं निकालने जाऊं तो जो सेमी सर्कल का जो आपका सेक्टर का जो एरिया है वो सेमी सर्कल का एरिया का 1/6 है। मतलब अगर सेमी सर्कल का एरिया 6 होगा तो सेक्टर का एरिया कितना होगा, 1 होगा। तो देखो 6 यूनिट बराबर कितना है, 180, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और यही हमारा आंसर था। तो अगर आप कंसेप्ट से करते आपको पता होता तो इसका आंसर 2 सेकंड में था और हमारा आंसर क्या होता, 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। क्लियर। तो हमें प्रॉपर करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाना था और इसका आंसर 2 से 3 सेकंड में था। जो सेक्टर है उसका जो एरिया है सेमी सर्कल का 1/6 है। मतलब 6 एरिया अगर सेमी सर्कल का है तो 1 एरिया किसका होगा, तो आप बोलोगे सेक्टर का होगा। और सेमी सर्कल का डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 6 यूनिट बराबर 180 है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 30। मेंटली क्वेश्चन था इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following is the average of first 5 multiple of each of the number from 1 11 12 13 से लेकर 20 तक। क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपका 11 12 13 से लेकर 20 तक फर्स्ट 5 मल्टीपल का एवरेज क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि आपको बोला है वो 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, 11 इंटू 3, 11 इंटू 4 और 11 इंटू 5 है। ठीक है, सेम 11 के लिए हमने किया, सेम बोला है 12 के लिए भी करना है। तो 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4 एंड 12 इंटू 5। सेम 13 के लिए बोल रहा है आपका 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, 13 इंटू 4 एंड 13 इंटू 5 है। क्लियर। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते बोला 20, 20 इंटू 1, 20 इंटू 2, 20 इंटू 3, 20 इंटू 4 एंड 20 इंटू 5। इन सारे नंबर के एवरेज पूछ रहा है आपको। मतलब 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, 11 इंटू 3 फर्स्ट 5, फिर सेम 12 का फर्स्ट 5, फिर 13 का फर्स्ट 5, 14 का फर्स्ट 5 का मल्टीपल, इन सारे का एवरेज पूछा है। आपको पता है एवरेज होता क्या है,
तो एवरेज आप बोलोगे सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ये तो होता है। एवरेज क्या होता है, आप बोलोगे सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो आपको इन सारे को जोड़ना है और जोड़ के कितने नंबर है उसे डिवाइड करना है। तो बताओ कितने नंबर होंगे। तो अगर मैं नंबर की बात करूं कितने नंबर होंगे, अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं यहाँ पे टोटल कितने नंबर होंगे, तो देखो भाई यहाँ से 11 से लेकर 5, यहाँ पे 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। फिर 12 में भी क्या होगा 5, फिर 13 में कितने होंगे 5, और 11 से लेके 20 तक है, मतलब कितने नंबर है 11 से तो कितने नंबर 10 होते हैं। यहाँ भी 5 होगा, मतलब टोटल जो नंबर होगा हमारा, टोटल जो हमारा नंबर होगा वो कितना होगा, टोटल 50 होंगे। 5 5 5 कितने 10 तक हो गए, 20 तक नंबर जाना हमें, तो टोटल नंबर है 50 है। अब हमें करना है क्या है, सभी नंबर को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करना है, क्योंकि एवरेज तो पूछा गया है। अब देखो अगर मैं सबको ऐड करूं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर ऐड करने मत चले जाना, तो ऐसे दिमाग लगाना। देखो अगर मैं बोलूं इस सीरीज में, अगर मैं इसमें 11 कॉमन है, बोलो ठीक है इसमें बोलो, सॉरी इसमें जो अगर आप बोलोगे इसमें 11 कॉमन है, तो 11 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूंगा तो आप बोलोगे इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है 12 कॉमन है, अगले में क्या 3 कॉमन है। तो अगर ये जो सीरीज बन रहा होगा ऐसे बन रहा होगा, देखो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, वैसे बिना लिखे भी लिख सकते थे हम। यहाँ पे जो बनेगा देखो 11 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 11 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होगा। अगर मैं आगे 12 कॉमन लिया हूं तो 12 में क्या होगा, 12 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होगा। सेम ऐसी सारे 12 13 के लिए भी होगा, 14 के लिए होगा, 15 के लिए होगा, 16 के लिए होगा, 17 और ऐसे 20 तक। तो अगर मैं 20 की बात करूंगा तो प्लस 20 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है। इन सबको हमें जोड़ना है। अब देखो 1 प्लस अगेन, अब सारे नंबर में अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो अब सारे नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ से सारे में कॉमन होगा। तो अगेन आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि हमें चाहिए ऐड करना है, सभी को ऐड करना है। अगर सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ने चले जाओगे फिर तो पूरा 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 प्लस 2 प्लस, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 इंटू 11 प्लस, हमारे यहाँ पास है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करने का 2-3 तरीका, आप जैसे से वैसे जोड़ लो, ठीक है। चाहो तो आप एपी लगा दो, चाहे फॉर्मूला यूज करो। अगर मैं इसको जोड़ू 5 4 9 9 3 12, 5 9 3 12 12 3 15, तो इसका जो सम आ रहा है वो 15 आ रहा है। इसका सम एपी लगा दो। एपी का सम क्या होता है आपको पता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो होता हमारा। तो 11 से 20 तक बताओ कितने नंबर होंगे, 11 से 20 तक कितने नंबर होंगे, 10 नंबर होंगे। तो अगर मैं इसका सम निकालने जाऊं, अगर मैं इसका सम निकालूंगा तो यहाँ से कितने, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर होंगे, तो बोलो 11 से क्या होगा आपका एसएन का फॉर्मूला जो होता है, मैं लिख देता हूँ। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर एपी में कोई सीरीज है तो एपी क्या होता है, सेम नंबर ऐड होकर चला जाता है। तो 11 12 13 14 सारे एपी में है। तो n/2 11 से लेकर 20 कितना होगा, 10 नंबर हो गए। तो ये जो हमारा हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ होगा नंबर 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हमारा आ जाएगा 20, अब प्लस 11, ये हमारा आ जाएगा 31 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा 31। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया, सम आ गया। ये हमारा सभी का क्या आ गया, सम आ गया। अब एवरेज पूछा है, एवरेज क्या होता है, तो आप एवरेज बोलोगे सम बाय टोटल नंबर। तो सम कितना हमारे पास 15 इंटू 10/2, 10/2 5 हो जाएगा सीधा। 10/2 हमारा क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू 31/50, वाई क्या हो जाएगा हमारा 50, क्योंकि टोटल नंबर याद रखना, गलती मत करना, टोटल नंबर जितने भी है वो क्या है 50 है, हमने 50 से डिवाइड कर दिया। 5 10 जा 5 10 जा और अगर 5 दिया 15 और 5 गुना 10, 3 एकम 3 3 दिया 9 बट्टे 2, 2 चौका 8, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 46.5, 46 डी इज करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब भी हमें एवरेज निकालना होता है तो क्या होता है, सम बाय नंबर, सभी का सम निकालना है। और थोड़ा सी सीधा आपको सम नहीं हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो इसको हम आसानी से जोड़ पा रहे हैं।
अच्छा क्वेश्चन था ये एवरेज का। बात समझ में आ गया होगा सभी को? अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें एपी का मैंने यूज कर लिया, आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स 10, 15 और 20 इज 20 एंड 25 इज 17.5। देखो ये बोल रहा है सबसे पहले कि 10, 10, 15, 20 और 25 का जो एवरेज है वो 17.5 है। तो क्या ना, कोई भी नंबर अगर एपी में होता है ना, तो उसका या तो आप सभी को जोड़ को 4 से डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, सभी को 4 से डिवाइड कर लो, या थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एवरेज में क्या होता है कि अगर एपी में कोई नंबर है या सेम सेम नंबर गैप सेम है, देखो 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25, तो उसका जो एवरेज होता है ना हमेशा बीच वाला होता है। क्या होता है? बीच वाला होता है। तो इसका जो एवरेज, चूंकि 4 नंबर है, अगर 5 होता है, ऐसे देखो 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 9 होता है। अगर मान लो दो, अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा होता 1, 3, 5, 7, 9, तो इसका एवरेज क्या होता? 5 होता। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 2, 4, 6, 8, 10, इसका एवरेज क्या होगा? 6। क्या होगा? 6 होगा। तो अगर अगर कोई भी नंबर एपी में है या गैप सेम है, कह सकते हो, जिसको एपी नहीं पता हो, नंबर सेम बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका एवरेज क्या होता है? बीच वाला एवरेज होता है। तो 10, 15, 20, 25 का आपका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा? इसका 20 वाला होगा। 15 और 20 का जो एवरेज होता है वो कितना होता है? 15 और 20 का, या तो आप 7.5, 17 ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो 17.5 पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। अगर ऐसे नहीं निकाल पाओ तो ऐसे कर लो, 15 प्लस 20, 15 प्लस 20/2, तो 35/2, और हमारा क्या हो जाएगा? 17.5 इज करेक्ट आंसर। ऐसे देखा, 15 और 20 का बीच में क्या आता है? 17.5 आता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा बोल रहा है ए बी सी आर द थ्री डिफरेंट नेचुरल नंबर such that a plus b plus c are is equal to abc, then the average of abc is 3। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर, सेकंड बोल रहा है कि अगर एबीसी आर थ्री डिफरेंट नेचुरल नंबर, एबीसी क्या है? थ्री डिफरेंट नेचुरल नंबर है, मतलब अलग अलग नंबर है, सेम नहीं है, कोई भी कॉमन उसमें नहीं है। बात समझना। ऐसा है कि a प्लस बी प्लस सी, ऐसा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एबीसी है। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी सी थ्री डिफरेंट नंबर है, और ऐसा है कि आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर एबीसी है। तो बोल रहा है कि एबीसी का जो एवरेज होगा वो 3 होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? एबीसी का जो एवरेज होगा वो 3 होगा। अगर एबीसी का एवरेज 3 होगा, यहां समझना, अगर ये दूसरा हमारा ऐसे गलत दिख रहा है, सेकंड हमारा क्या गलत है, क्योंकि ये 1, 2, 3 के लिए होता है बस, ऐसे सिस्टम। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी का ए बी सी का जो एवरेज 3 है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? बताओ, 9 होना चाहिए। ए बी सी का एवरेज, अगर ए बी सी का एवरेज 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? बताओ, आप बोलोगे 9 होगा। होगा भाई। एवरेज जो हमारा होता है, अभी बताया था मैंने, एवरेज क्या होता है? सम बाय नंबर। ठीक है। तो अगर आप एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलता है? सम मिलता है। क्या मिलता है? हमें सम मिल जाता है। तो अगर एबीसी का जो एवरेज 3 है, अगर एबीसी का एवरेज 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 9 है, इसका मतलब एबीसी बराबर क्या होगा? 9 होगा। अब 9 का क्या 3 फैक्टर हो सकता है? तो बोलोगे नहीं, 1, 3 और 3 केवल यही हो सकता है। और क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोला गया कि ए बी सी एंड थ्री डिफरेंट नेचुरल नंबर है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ओनली वन इज करेक्ट आंसर। याद रखना, ये ए प्लस बी प्लस सी एबीसी 1 प्लस 2 प्लस 3 के लिए होता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है। तो 1, 2, 3 का एवरेज क्या होता है? 2 होता है। 1, 2, 3 का एवरेज क्या होता है? 2 होता है। अगर अगर यहाँ पे एबीसी का एवरेज 2 गिवन होता तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही होता। ठीक है। यहाँ भी एवरेज से अगेन क्वेश्चन था, और ठीक क्वेश्चन था। यहाँ से डायरेक्टली ना पूछ के थोड़ा सा आपको ऑप्शन के अनुसार घुमाने की कोशिश किया, कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट आसान सा, कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, the ratio the ratio of present age of x to y is equal to the ratio of present age of y to z. If the present age of y is 15 years, then which of the following can be sum of the age? यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन बोल रहा है। देखो,
बोला जो रेशियो एक्स और वाई का है, रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड याद रखना, जो रेशियो एक्स और वाई का है वही रेशियो वाई और जेड का भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, तो एक्स इंटू जेड है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स इंटू जेड है। क्लियर, यहां बात समझ में आ गया होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हमारा, एक्स इंटू जेड है। अब यहाँ गिवन है y इज इक्वल टू 15 है, गिवन है y इज इक्वल टू 15 है, तो मतलब x इंटू जेड बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। इसका मतलब 15 इंटू 15, तो 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5। हम दो में फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो ही लोग हैं, x और z है। ऐसे फैक्टर अरेंज करेंगे कि बाकी सारे कंडीशन क्या करे, वो फॉलो करें। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 है। अब यहाँ पे देखो x अगर 25, एक्स वाई का जो रेशियो है, अगर मैं x को 25 लेता हूं, अगर मैं x को 25 लेता हूं, x हमारा क्या है 25 है, y हमारा 15 है और z हमारा 9 है। x हमारा 25 है, y हमारा 15 है और z हमारा क्या 9 है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, x और y का जो रेशियो है, तो बोलोगे 5 और 3 का रेशियो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 5 और 3 का रेशियो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और 15 और 9 में भी क्या रेशियो होगा, तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, यहाँ पे भी रेशियो सेम है। इसका मतलब एक्स वाई जेड हमारे पास आ चुका है 25, 15 और 9। आपका पूछा क्या गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 25 प्लस 15 प्लस 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 पर 10 9 19 2 3 49 इज करेक्ट आंसर। 49 इज 49 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया वो। अच्छा क्वेश्चन था हमारा ये, एवरेज से रेशियो से क्वेश्चन था, एवरेज से नहीं था ये हमारा, रेशियो से क्वेश्चन था, बट ठीक क्वेश्चन था। तो कभी कभी ये जो होता है ना, यूपीएससी से क्वेश्चन जो भी रिलेटेड होता है, आपको इतना याद रखना, वो कभी कभी सीधा क्वेश्चन नहीं देता है, थोड़ा सा घुमा के देता है। जैसे आप यूपीएससी सीसेट के ले लो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा सा घुमा के दिया होता है। यूपीएससी ईपीएफओ को ले लो, वहां भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है। सीएपीएफ में कुछ क्वेश्चन होता है जो कैसे होता है, सीधा नहीं हो, देके घुमा के दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, x plus 1 by x is equal to 2 है, then which one of the following is the value of x to the power 32 plus 1 by x to the power, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से, x plus 1 by x is equal to 2 गिवन है और आपसे पूछा है x की पावर 32 प्लस 1 by x की पावर 32 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है 2। सबसे आसान क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से पूछा गया, बहुत ही। देखो आप याद रखना, अगर x प्लस 1 x का 2 वैल्यू है ना, तो हमेशा x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसका केवल एक ही वैल्यू से सेटिस्फाइड करता है, और मैं बोलूंगा 1 प्लस 1 बाई 1, मतलब 1 प्लस 1 क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो अगर x प्लस 1 x बराबर 2 हो, तो हमेशा याद रखना x का वैल्यू क्या होगा 1 होता है, और 1 की पावर 32, 1 प्लस 1 बाई 1, आंसर क्या होगा हमारा 2। ठीक, बहुत आसान था। आपका सेम क्वेश्चन दे देता है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -1 दे देता है, -2 दे देता है, आपको यहाँ पे क्या रहता है -2 दे देगा, तो x बराबर क्या रखना आपको -1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रॉफिट लॉस से, अ शॉपकीपर सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 30% लॉस and his selling price being 150 more, he would have made a profit of 10%. What was the cost price? क्वेश्चन बोला देखो, एक शॉपकीपर है जो अपने अपने वस्तु को, अपने आर्टिकल को, अपने प्रोडक्ट को 30% लॉस बेच रहा है। अगर वो 150 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता है। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था पूछा है। देखो अगर डाटा नॉर्मल में परसेंटेज फ्रैक्शन में नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चन का सीपी आप 100 मान लिया करो। क्या मान लिया करो, सीपी 100। अगर डाटा फ्रैक्शन में होता तो हम कुछ और करते। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो आपको 30, अगर आपने 100 रुपए में खरीदा है, मैंने क्या मान लिया कि जो हमारा आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना 100 रुपए है, और मैंने 30% की हानि पर बेचा है, 30% की लॉस बेचा है। इसका मतलब मैंने जो बेचा होगा एसपी वो कितना बेचा होगा 70 रुपए में। 100 सीपी है
30 रुपए की हानि हो गया, 30%, 100, इसलिए तो हमने माना कि 100 का 30% क्या होता है, 30 होता है। तो 100 में खरीदा मैंने और 30 रुपए की हानि हो गई। 100 में खरीदा, 30 रुपए की हानि हो गई, तो मैंने कितने बेचा होगा? आप बोलोगे आपने 70 बेच दिया। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम बेच रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है 10% का। तो मैंने 100 रुपए में खरीदा और 10% के प्रॉफिट, मतलब 10 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है। मैंने 100 रुपए में खरीदा और 10% प्रॉफिट, मतलब अब मैंने कितने बेच दिया? तो बोलोगे मैंने बेच दिया 110 रुपए में। तो पहले से कितने रुपए ज्यादा में बेचा? तो पहले से हमने 40 रुपए ज्यादा में बेचा। कितने बेचा? 40 रुपए ज्यादा में बेचा। और क्वेश्चन में कितना बोला गया? तो आप बोलोगे 150 बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 40 यूनिट बराबर कितना है? 150 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 150 अपॉन में 40। ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? 100 यूनिट के बराबर पूछा गया। तो आपका 100 यूनिट क्या हो जाएगा? तो 15/4 गुना 100, 25 चौका 100, 15 पंचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, 375 रुपए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 375। ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जब भी आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हो, डाटा अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो आपको सीपी 100 मान लो। ठीक है। आप एक और भी तरीके कर सकते थे इसको, अगर सीधा करना चाहते तो भी हमारा आंसर आ जाता। देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। पहले कितना बताओ? 30% की लॉस है और अब जो हो रहा है 10% की प्रॉफिट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40% का। तो सीधा आप कह सकते हैं 40% बराबर कितना है? कितना? और पैसे में कितना डिफरेंस हो गया? 150 की। तो 100% क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 150/40 इंटू 100, और हमारा आ जाएगा 375 इज करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते। बात समझ आ गया वो? सीधा या तो आप ऐसे कर लो, अगर फ्रैक्शन में होता तो ज्यादा अच्छा होता, कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पे। या अगर आपको स्टैक करना तो 30% की हानि हो रही है और अब 10% की प्रॉफिट हो रही है, दोनों में डिफरेंस कितने हो गए? 40% की हो गई। और कितने रुपए के डिफरेंस हो गया? तो 150 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब 40% बराबर कितना हो जाएगा? 150। आपको 100% बराबर क्या किया गया था? पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A, B and C can finish a work in 20, 25 and 30 days respectively. They start working together, but B quits after working for 3 days. In how many days from the start shall the work be completed? क्वेश्चन बोला हमारा, A, B, C किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर स्टार्ट काम करा है, बट 3 दिन बाद B ने काम करना छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? जबकि ए और सी अभी भी काम कर रहा है। ठीक है। या देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को, आपका जो ए है, ए ए हमारा किसी काम को, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी हमारा 25 दिन में कर रहा है और सी हमारा 30 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है और सी 30 दिन में कर रहा है, और बी 25 दिन में कर रहा है और सी 30 दिन में कर रहा है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होता है ना, वो होता है हमारा टोटल वर्क। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा? टोटल वर्क। तो 20, 25 और 30, 20, 25 और 30 का आपका एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका जो एलसीएम है वो 300। एलसीएम कितना हो? 300। अब देखो, टोटल वर्क 300 है और एक को 300 काम करने में 20 दिन का समय लग गया। मतलब एक दिन में कितने काम कर रहा होगा? तो आप बोलोगे देखो, एक को 300 काम करने में 20 दिन का समय लग गया, तो मतलब एक दिन में 15 काम करता होगा। मैंने क्या बोला, याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आपको इन तीनों जो भी है डेज है उसका ले लो एलसीएम, और वो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना होगा? 300 क्या हो गया? हमारा टोटल वर्क हो गया। ए 20 दिन पूरा अकेले अगर करे तो ए 20 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितने काम करता होगा? तो बोलोगे ए एक दिन में 15 काम करता होगा। क्लियर? अगर आप बी की बात करोगे तो बी एक दिन में कितने काम करता होगा? तो बी एक दिन में 12 काम करते करेगा। 300/25, तो बी एक दिन में 12 काम करेगा। और सी एक दिन में कितना काम करेगा? तो बोलोगे सी आपका एक दिन में 10 काम कर रहा है। क्लियर? ए एक दिन में 15 काम कर रहा है, बी एक दिन में 12 काम कर रहा है और सी एक दिन में 10 काम कर रहा है। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया है। तो बताओ, तीनों मिलकर स्टार्ट किया है, बट काम कितने दिन किया है? तो आप बोलोगे केवल 3 दिन किया है। तो तीनों मिलकर कितने काम कर रहा है? 15 + 12 + 10 37, एक दिन में 37 काम कर रहा है। 37 काम कर रहा है, तो 37 × 3 कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन किया होगा। तो 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 11।
111 टोटल 300 में से 111 काम होने के बाद बी ने काम छोड़ा होगा। तो बताओ रेस्ट वर्क कितना रह गया? अगर आप बोलोगे रेस्ट वर्क कितना रह गया, तो 300 रेस्ट वर्क कितना हो गया? रेस्ट वर्क की अगर मैं बात करूंगा तो 300 काम था और 111 हो गया, तो कितना काम रह गया? तो 10 से 1 गया 9, 9 से 1 गया 8, 189। टोटल जो वर्क है वो बच कितना गया? 189 बच गया। अब 189 काम है, बी तो करेगा नहीं क्योंकि बी क्विट कर चुका, छोड़ चुका है। अब ये 189 वर्क कौन करेगा? तो ए और सी मिलके करेगा। और ए एक दिन में हमारा 15 काम करता है, जबकि सी एक दिन 10 काम करता है। तो दोनों मिलके कितना करेगा? तो आप बोलोगे 25 काम करता होगा। तो अब जो 189 वर्क करने में और कितना 25 है, कितना समय लगाएगा? तो हमारा अगर ऑप्शन से हो तो हमारा सी आंसर है, क्योंकि 25 एक में ही डिवाइड में है। लेकिन मैं देखो 15 25 सत्ते 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, तो ये हमारा 7, ये जो हो जाएगा हमारा 7 एंड 14/25, 7/14 एंड 25, 14 एंड 25। बट क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखो ये आया, ये अगर पूछता ना रेस्ट वर्क करने कितना समय लगा, अगर ये पूछा गया होता रेस्ट वर्क करने कितना समय लगा, तो हमारा ये आंसर हो जाता। बट क्या पूछा गया? टोटल काम, टोटल वर्क कितने फिनिश हुआ? तो 3 दिन तीनों ने मिलकर भी तो किया था। तो हमारा जो टोटल टाइम होगा, हमारा जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे 3 + 7 एंड 14/25, मतलब 10 एंड 14/25 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? आसान से क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2 taps A and B can fill a tank with water in 20 minutes and 15 minutes respectively. A third tap C can empty the full tank in 6 minutes. After the tap A and B fill the tank for 5 minutes, the tap C open to empty while A and B continue to fill it. In how many minutes after the start shall the tank get empty? क्वेश्चन बोल रहा है एक टैंक में ना 2 नल लगा हुआ ए और बी, वो टंकी को फिल करने वाला काम करता है, और ए जो भरता है वो आपको फिल कर देता है, 15 मिनट में टंकी को भर देता है, और बी जो है वो ए 20 मिनट में फिल कर रहा है। ए जो है आपका वो 20 मिनट में फिल कर रहा है, जबकि बी कितने में फिल कर रहा है? 15 मिनट में फिल करता है। बट यहाँ पे पाइप सी लगा हुआ है, पाइप सी लगा हुआ है, अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 मिनट। वो भरी हुई टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है, भरी हुई टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। अब बोला गया कि स्टार्टिंग में 5 मिनट के लिए केवल ए और बी को खोला गया, पानी को भरा जा रहा है, उसके बाद सी को खोल दिया। तो शुरू से लेकर अंत तक टंकी भरने में कितना समय लगा, खाली होने में कितना समय लगा, ये पूछा गया। देखो 20 15 6, मैंने बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम 20 15 6 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलोगे इसका एलसीएम होगा 60। कितना हुआ? 60। इसका मतलब अगर हमारा कोई टंकी है, ये अगर हमारा टंकी है, तो इस टंकी का जो कैपेसिटी है, इस टंकी का जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर है। क्या है? 60 लीटर का हमारे पास क्या है? टंकी है। अब देखो ए को लग रहा है इसे फिल करने में 20 घंटा, 60 लीटर का टंकी है, ए को लग रहा है, आपको ए को लग रहा है 20 घंटा, तो ए को लग रहा है 20 मिनट, मतलब एक मिनट कितना लीटर पानी डालता होगा? तो 3। देखो कैपेसिटी पूरा टंकी की जो क्षमता कैपेसिटी कितना 60 लीटर है, और केवल अगर ए फील कर रहा है तो उसे 20 मिनट लग रहा है। इसका मतलब ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा होगा, जबकि बी को कितना लग रहा है? तो बी को लग रहा है 15 मिनट, मतलब बी डाल रहा होगा 4 लीटर पानी डाल रहा होगा, जबकि सी खाली कर दे रहा है कितने? 6 मिनट में। इसका मतलब क्या होता है? सी कितना खाली करता होगा? तो आप बोलोगे -10। तो ए 3 पानी भरता है, बी 4 भरता है, और सी हमारा क्या कर रहा है? 10 खाली कर दे रहा है। क्लियर? अब बोला गया कि पहले ए और बी को 5 मिनट के लिए चलाया गया। तो ए कितना फिल करता है? 3, बी कितना करता है? 4, दोनों मिले कितना फिल करता होगा? 7। तो ए और बी ने, देखो ए और बी 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरता है और 5 लीटर के लिए चलाया गया, तो 35 भर गया। अब टंकी क्या हो रहा है? 35 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब सी को भी खाली कर दिया गया। अब देखो ए कितना डालता है? 3, बी कितना डालता है? 4, पर सी कितना खाली करा? 10। मतलब अब यहां से पानी खाली होना शुरू हो जाएगा।
35 जैसे ही भरा उसके बाद पानी क्या होगा, खाली होना शुरू हो जाएगा। ए और बी अभी भी काम कर रहा है, अभी पानी भर रहा है, तो ए और बी 7 भरता है, जब सी 10 खाली कर रहा है। देखो तो खाली कितना हो रहा है, एक्चुअल खाली कितना हो रहा है, टंकी से कितना खाली होगा, तो बोलोगे 10 माइनस 7। अब जो खाली हो रहा है वो 3 लीटर खाली हो रहा है। 10 खाली करा बट 4 3 7 भर भी तो दे रहा है, तो एक्चुअल में सी 10 खाली करता अगर ए और बी नहीं चल रहा हो तो, बट यहाँ पे ए और बी भी तो चल रहा है, तो एक्चुअल में खाली कितना हो रहा है, 3 खाली हो रहा है। तो अब 35 को 3 से खाली में कितना समय लगेगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2/3, 11 से ही 2/3 मिनट बाद टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 11 से ही 2/3 मिनट टंकी खाली। चलिए आसान सा क्वेश्चन था। A and B start the same time to reach the same destination. B travels at 5/7 of A speed and reach the destination 1 hour 20 minutes after A. What was the time taken by B to reach the destination? क्वेश्चन बोला देखो, A और B एक ही स्थान से एक जगह चल रहा है, सेम जगह जाना उसे, बट दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। दोनों का क्या डिफरेंस अलग अलग है। बी जो चल रहा है ना वो ए का स्पीड का 5/7 चल रहा है, ठीक है। जब दोनों चलना शुरू करता है तो ए को वहां पहुंचने में, एक बी जो पहुंचता है वो ए के 1 घंटा 20 मिनट बाद, मतलब दोनों का टाइम का डिफरेंस इतना है, तो बी टोटल कितना समय लगेगा पूछा है। तो याद रखनी चाहिए, अगर आपका ना डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, क्या होता है, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। स्पीड और टाइम क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और अगर आपने अपना स्पीड बढ़ा दिया तो कम समय लगेगा, अगर आपने स्पीड घटा दिया तो आपको ज्यादा समय लगेगा। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस अगर सेम होता है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है बी ट्रेवल एट 5/7 ऑफ ए स्पीड। देखो ए और बी की बात हो रही है, और बी चल रहा है, बी चल रहा है क्या, ए के 5/7 से, मतलब अगर ए 7 से चल रहा होगा तो बी 5 से चल रहा होगा। देखो बी जो चल रहा है ना, बी आपका बी जो चल रहा है वो ए के 5/7 से चल रहा है, ए के 5/7 से, ए के 5/7 से, तो बी बाई ए क्या हो जाएगा, तो बोलोगा 5/7। तो बी अगर 5 होगा तो ए कितना होगा, सीधा कंपेयर कर, जिससे कंपेयर होता है ना वो नीचे वाला होता है। बी चल रहा है ए के 5/7 से, किसके, ए के, तो 7 किसका होगा, जिससे कंपेयर कर, ए से कंपेयर कर रहा है, तो ए का अगर 7 है तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, 5। अब क्वेश्चन बोल रहा है देखो, बी को जो ए को पहुंचने के 1 घंटे बाद पहुंचता है, देखो बी जो है ना, बी ए से 1 घंटा 20 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब बी जैसे पहुंचा उसके 1 घंटा 20 मिनट बाद ए पहुंच रहा है। तो देखो ये हमारा स्पीड का रेशियो है, तो आप बताओ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7, 5:7। बी के कितना समय लग रहा है, तो 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है, लेट पहुंच रहा है किससे, ए से। 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट का समय लग रहा होगा टोटल। तो दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना, 80 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना बोलो, तो बोलोगे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 यूनिट बराबर 80 मिनट है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 40 मिनट। क्लियर। क्या पूछा, किसका पूछा गया, ये पूछा है डेस्टिनेशन पहुंचने में बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा, बी को समय कितना लग रहा है, 7। तो आपको 7 यूनिट के बारे में पूछा गया है, तो 40 × 7, 728, 280, 280 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो 6 × 24, 4 घंटा 40 मिनट, ये क्या होता है, 4 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 घंटा 40 मिनट, ए इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया। बस आप इतना समझना है कि अगर सेम डिस्टेंस होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर डिस्टेंस स्पीड सेम होता है, जो डिस्टेंस जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो टाइम का हो जाता है। अगर टाइम सेम होता है तो जो रेशियो डिस्टेंस का तो वही रेशियो स्पीड का भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देयर वाज अ हाइक इन अ पेट्रोल प्राइस बाय 12%। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है, परसेंटेज से, बाय हाउ मच परसेंट शुड अ पर्सन डिक्रीज हिज पेट्रोल ऑन कंजप्शन सच दैट देयर इज नो चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। देखो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा जाए, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा जा रहा है तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है।
मान लो कि आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, आपको खर्च उतना ही करना है। सबसे बड़ी एग्जांपल होता है टमाटर की एग्जांपल। टमाटर जैसे जैसे बढ़ता है लोग उसका कम यूज कम करना शुरू कर देता है। ठीक है, बस अगर आप खर्च, किसी का दाम बढ़ रहा है, आप खर्च उतना ही करना चाह रहे हो, तो सामान क्या लेना पड़ेगा, वो कम लेना पड़ेगा। कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अगर एक्सपेंडिचर सेम हो ना, तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे ऊपर क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल था। सेम अगर प्राइस और कंजप्शन की क्वेश्चन हो, अगर एक्सपेंडिचर सेम है, तो अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और कंजप्शन क्या हो जाएगा, एक दूसरे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला, प्राइस में क्या हो रहा है, 12% की इंक्रीमेंट हो गया। देखो, तो अगर पहले प्राइस 100 था, अब कितना हो गया होगा, 112 हो गया होगा। कितना हो गया होगा, 112 हो गया होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25, आपका ये हो जाएगा 4, 4 दूना 8 और 4 8 32, 28। तो प्राइस का जो रेशियो है वो 25 इंटू 28 है। तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 28 इंटू 25 हो जाएगा। चूंकि एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज हमें नहीं करना है, हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर सेम है। जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो पहले अगर आप 25 रुपये था तो प्राइस कितना होगा, 28 रुपये हो गया। तो कंजप्शन, अगर आप 28 किलो खा रहे थे, पहले 28 किलो आप पेट्रोल कंज्यूम कर रहे थे, तो आपको कितना करना होगा, 25 करना होगा। तो कितने कम करोगे आप, 3 कम करोगे इस पे, 28 पे इंटू 100। ठीक है, 3 कम करोगे किस पे, 28 पे, आपका आंसर आ जाएगा 4 7 28 और 25 चौका 100, 25 3 75, 75/7, 10.5, हाँ 10 पॉइंट समथिंग, 10.7% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 10.7% इज करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं था। आता रहता है ऐसे क्वेश्चन भी, अब हमेशा बस याद रखना, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19a plus 19b plus 19c is equal to 437. Then what is the mean of ABC? आपको सिंपल ABC का एवरेज पूछा गया है। हमने अभी ऊपर बात किया था, एवरेज क्या होता है, अगर ABC का एवरेज पूछा गया है, इसका मतलब होता है A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी बाई 3। आपसे ये पूछा है एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो 19A 19B 19C का एवरेज 437 है। देखो 19A प्लस 19B प्लस 19C इज इक्वल टू है 437। तो बता 19 अगर मैं कॉमन ले लू तो A प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा हमारा 437। तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 437 अपॉन में 19। 19 से कितना जाएगा, या तो 13 से, या तो 23 से, या 33 से। तो थोड़ा सा जब भी डिवाइड करो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि किससे जा रहा होगा। तो ये 23 से कैंसिल हो जाएगा, 19 2 जा 38, ये हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 23। एवरेज पूछा गया आपका, एवरेज क्या होगा 23/3, 23/3, 3 छक्के 3 नंबर और 6.33 आंसर हो जाएगा। 6.33 इज करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था एवरेज से। एवरेज से 2 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको देखा मैंने कि एवरेज आपका जो सीए पे एग्जाम होता है उसमें 2 चैप्टर बहुत मायने होता है। एक तो एवरेज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, प्लस मेंसुरेशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है। Out of the 6 digits 1 2 3 4 5 6, how many 2 digit number can be formed without repetition of the digit? ये क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बहुत ही आसान है। अगर मुझसे पूछा इसका आंसर 2 सेकंड में, आंसर इसका 30। ठीक है, सीधा। Out of 6 digit 1 2 3 4 6, how many 2 digit number can be formed without repetition of digit? देखो सिंपल है, कितने डिजिट है, 6 डिजिट है और 2 को सेलेक्ट करना है। याद रखना कुछ चीजें बता दो यहाँ पे, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है। तो 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं लिख रहा हूँ 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 तक। ये हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। और एनपीआर क्या होता है, एनपीआर ये हमारा होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सिंपली है,
हमें 6 नंबर है, उसको 2 नंबर को अरेंज करना है, दो दो को। सिंपली समझ लो आप लोग 6 लोग हो, ठीक है, और 2 ही चेयर है, तो कितने तरीके से बिठा सकते हो, वही हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका सीएपी में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। यहाँ पर कितने आप जगह 6p4, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो बोलोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, आंसर 30 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो इसका ना सबसे बेस्ट तरीका ये भी नहीं होता है, परम्यूटेशन का बेस्ट तरीका होता है बॉक्स मेथड। देखो आपको क्या समझना है, आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप 2 बॉक्स बना लो। क्या बना लो, 2 डिजिट नंबर आपको बनाना है, आप 2 बॉक्स बना लो। कितने नंबर है बताओ आपके पास, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो इन 6 में से आपको फर्स्ट पोजीशन के लिए फर्स्ट पोजीशन कितने को बिठा सकते हो, तो आप कितने अवेलेबल है, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे। तो 1 से लेकर 6 तक में कितने बिठा सकते हो, तो आप 6 बिठा सकते हो, लेकिन 6 में से एक बैठा होगा। 6 में से अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 चेयर है, आप 6 लोग हैं, तो मैं कितने को बिठा सकता हूँ। अगर मैं पहले की बात करूंगा तो पहले के लिए तो 6 के 6 अवेलेबल है। जब मैं दूसरे की बात करूंगा तो एक तो बैठ गया पहले पे, अब दूसरे पर कितने का अवेलेबल होगा, तो आप बोलोगे 5, तो 5 इंटू 6 हमारा आंसर क्या होता है 30। ये मेथड क्या होता है, ऐसे नंबर के लिए बेस्ट मेथड होता है। जैसे अगर क्वेश्चन होता है 1 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन मैं एक ऐड कर दे रहा हूँ, इससे 3 डिजिट नंबर कितना बनेगा, अगर क्वेश्चन होता है डिजिट इज नॉट रिपीटेड होता, तो अगर आप 3 डिजिट नंबर बनाओगे आप क्या करो, 3 बॉक्स बना लो। क्या बना लो, बॉक्स। पहले के लिए कितना अवेलेबल है, 7, पहले के लिए कितना अवेलेबल है, तो आप बोलोगे 7, फिर 6, फिर 5, सिंपल। पहले सिंपल 7 लोग हैं, आपके पास 3 चेयर है, तो अगर पहले चेयर बिठाने जाओगे तो आप कितने को बिठा सकते हो, तो आप बोलोगे 7 को बिठा सकते हो। बैठेगा एक ही, पॉसिबिलिटी कितने बैठ सकता है वहां पे, तो 7 में 7 को भी बैठ सकते हैं। अब एक बैठ गया, अब दूसरे कितने बच गए आपके पास, 6 बच गए, फिर तीसरे कितने बच गए, 5 गए, ऐसी। तो 6 पंचे 30 7 21 210 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे जब भी नंबर यूज कर कोई नंबर बनाना हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है। तो एक दिन सोच रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आता है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक लेक्चर आपको ये तो पूरा इसका क्लास बना के मैं डाल दूं। ठीक है, 765 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ ट्रेन ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। The same train cross a person who is walking at a speed 6 km per hour in the same direction as that of the train is 12 seconds. What is the length of train and the platform? देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझना है आपको कि जब भी कोई ट्रेन किसी एक आदमी को पार करेगा, किसी इंसान को पार करेगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है ना, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है ट्रेन की लेंथ के बराबर। इसको ट्रेन की लेंथ के बराबर। मान लो कि आप यहाँ पे बैठे हो, आप ट्रेन को देखने गए हो, आप यहाँ पे हो और आप देखते देखते यहाँ पहुंच गए, और आप यहाँ पहुंच गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितने ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, तो जब भी कोई एक इंसान, कोई भी एक व्यक्ति को अगर एक ट्रेन पार करता है तो वो कितने डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ट्रेन के लेंथ के बराबर। लेकिन अगर एक ट्रेन है, ये दूसरे ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी केव को या किसी ब्रिज को पार करता है, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो दोनों का लेंथ जुड़ जाता है। डिस्टेंस क्या होता है, L1 प्लस L2। क्या हमारा डिस्टेंस कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस। क्लियर। जब भी एक ट्रेन किसी भी इंसान को पार करेगा या इंसान लाइक कुछ भी हो जिसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ के ना के बराबर, रिस्पेक्ट में ना के बराबर है, जैसे बिजली के पोल भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल दे देगा आपको। तो जब भी एक इंसान को पार करेगा, इलेक्ट्रिक पोल का पार करेगा, कुछ ऐसी चीज को पार करेगा, तो हमेशा डिस्टेंस बराबर क्या होगा, जो ट्रेन की लेंथ होगी। लेकिन अगर किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, दूसरी ट्रेन को पार कर रहा है, केव को पार कर रहा है, ब्रिज को पार कर रहा है, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा, दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है, और आपने पढ़ा हुआ रिलेटिव स्पीड पढ़ा हुआ, जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो स्पीड क्या होता है, हमेशा जुड़ जाता है। जबकि अगर अगर सेम डायरेक्शन चलता है तो स्पीड क्या होता है, हमारा माइनस हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन है, और ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। देखो एक ट्रेन है जिसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। एक चीज और बता दूं,
जब भी आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हो, x किलोमीटर पर आवर है, इसको आप अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो किसी क्या होगा, मीटर पर सेकंड में हमारा कन्वर्ट होगा। उल्टा करोगे 18/5 से करोगे तो मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा। अब देखो एक ट्रेन का जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है, ये एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगा रहा है, जबकि एक सेम डायरेक्शन एक पर्सन को पार करने में 12 सेकंड का समय लगा रहा है। देखो जब पर्सन को पार करे खुद के लिए कवर करेगा। अब देखो यहाँ पे एक आदमी, पहले हम पर्सन का निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। देखो ये व्यक्ति भी किधर जा रहा है, तो आप बोलोगे ये व्यक्ति चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, किससे चल रहा है। अब ट्रेन भी इधर चल रहा है, ट्रेन भी चल, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है उसी डायरेक्शन में व्यक्ति भी चल रहा है, पर्सन भी चल रहा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे स्पीड जो हो जाएगा 60 - 6, 54 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं 54 है, 54 को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 तिया 54, आपका हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना हो गया हमारा, 15 मीटर पर सेकेंड। और लेंथ ही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस क्या होता है, आप बोलोगे डिस्टेंस हमारा क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारा कितना है 15 और टाइम कितना है 12 सेकेंड। 12 × 5 = 60, 12 × 12 और 6 = 18, 180 मीटर। तो जो ट्रेन की जो लेंथ हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 180 मीटर आ गया, क्योंकि ये ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर, एक पर्सन को पार कर रहा है, तो डिस्टेंस जो आएगा वो हमारा क्या होगा, लेंथ हो जाएगा। तो 180 मीटर जो लेंथ है वो हमारा क्या है, ट्रेन की लेंथ है। यहाँ पे याद रखना 2 में ऑप्शन में, इसलिए हमें आगे भी करना पड़ेगा, हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो कभी कभी एक से हमारा आंसर आ जाता है। अब देखो, अब जब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा तो कितना लेंथ चलेगा, तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ कितना बोलोगे, तो आप बोलोगे 180 है, आ चुका है। और हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं पता, तो मान लो एक्स है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना हमारा एक्स है। क्लियर। अब स्पीड क्या है, तो स्पीड जो हमारा है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, आदमी है नहीं चल रहा है, प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ था, वही होता है 60 इंटू 5/18 इंटू टाइम कितना है, तो टाइम जो हमारा लग रहा है वो टाइम लग रहा है 20 सेकंड का समय लग रहा है। आपका टाइम लग रहा है 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो 6 × 18, 6 × 60, अब ये 3 से नहीं कट रहा है, इसका पॉइंट में जरूर आंसर आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप यहाँ भी कर सकते हो, सीधा आंसर क्या होगा हमारा, सी। तो आप निकाल लो, आप इसे निकालो, 10 × 5 = 50, 5 × 10, ये आ जाएगा आपका 100/3 आ गया, कितना 5 दूना 10, 1000। ये आपका आ जाएगा 1000/3 आ जाएगा, 1000/3, ये हो जाएगा 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, 33.33। और जो x हो जाएगा वो हो जाएगा 33.33 -180 कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा 153.33। हमारा क्या होगा आंसर, वैसे दिखा था कि या ये दोनों तो होता नहीं, क्योंकि जो हमारा 10 क्लास कितना 180 आ रखा है और कंप्लीटली कटने लगा, पॉइंट में आंसर होगा सीधा। मैं भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, और मैंने करके दिखा दिया। जब आप एग्जाम में लगा तो थोड़ा सा कॉमन सेंस ऐसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ए पार्टनरशिप फॉर्म ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/6 ऑफ द टेन्यूर एंड बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/3 ऑफ टेन्यूर, while C invest the remaining part for full duration or of total profit. What shall be C share? देखो क्वेश्चन है आपका, मुझे याद रखना कि ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। जो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट शेयर होता है ना, जो आपका प्रॉफिट शेयर होता है वो कैपिटल इनटू टाइम ड्यूरेशन के फॉर्म में होता है। जो आपका प्रॉफिट होता है कि अगर आपने कितने कैपिटल लगाया और कितने समय के लिए लगाया। मान लो कि आपके दोस्त ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने 5 साल का लगाया और एक ने 15 साल का लगाया, तो प्रॉफिट में फॉर्म, प्रॉफिट जो बटेगा किसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो आपको जिसने जितना समय के लिए लगाया होगा। या कोई किसी बंदे ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है और 1 महीने बाद वो छोड़ दिया, बाकी जो दूसरा आपका पार्टनर है, आपने लगातार 12 महीने तक काम किया, तो जो प्रॉफिट होता है ना, जो शेयर होता है किसी बिजनेस में, जो प्रॉफिट हमारा शेयर होता है वो हमेशा याद रखना कैपिटल इनटू टाइम के फॉर्म में होता है।
इसमें होता है कैप, कितना पैसे लगाया और कितना समय के लिए लगाया। यहाँ क्वेश्चन बोला ए जो लगा रहा है टोटल जितना इन्वेस्टमेंट था उसके 1/6 ए लगा रहा है, 1/3 बी लगा रहा है, और रेस्ट पार्ट कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। ए जो लगा रहा है वो टोटल टाइम का 1/6 के लिए लगा रहा है, बी 1/3 के लिए लगा रहा है, बट सी टोटल टाइम के लिए लगा रहा है। तो टोटल जो शेयर है 46 लाख, उसमें से आपका सी का शेयर क्या होगा ये पूछा गया है। तो यहां समझना, अगर यहाँ पे ना एक 1/6 और टाइम भी 1/6 है, और ये 1/3 और 1/3 है, तो आपने एक काम करो, जो कैपिटल टोटल कैपिटल है ना उसे 6 मान लो, नहीं तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर अलग अलग हो 6 और 3 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो टोटल कैपिटल 6 था, तो ए ने कितने लगाया हुआ, ए बी और सी है, तो ए कितने लगाया हुआ, तो 6 का 6 का 1/6 क्या हो जाएगा 1। बी ने कितने लगाया होगा, तो बी ने जो लगाया होगा वो 6 का 1/3 2 लगाया होगा। तो टोटल 6 रुपये बिजनेस में लगाया गया, ए ने लगाया 1 रुपया, बी ने लगाया 2 रुपया, और सी ने कितना लगाया होगा, तो टोटल 6 रुपया था, तो सी ने कितने लगाए होंगे, 3 रुपये लगाए होंगे। ठीक है, अब देखो जो टाइम की बात अगर मैं करूं, तो ए कितने समय के लिए लगा रहा है, तो 6 का 1/6, तो 1 टाइम के लिए लगा रहा है। बी कितने के लगा रहा है, तो बोलोगे बी लगा रहा है आपका 2 के लिए, बट सी टोटल टाइम के लिए लगा रहा है, सी जो लगा रहा है टोटल टाइम के लिए लगा रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट शेयर होगा किसमें होगा, 1:4:18। तो जो टोटल प्रॉफिट बांटा गया होगा 1:4:18 बटा 18 से 22 23, जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 23 है। क्वेश्चन में कितना है, 46। तो 23 यूनिट किसके बराबर है, 46:00:00:000। तो 1 यूनिट क्या होता है, 23×40 200 और 000। किसका पूछा गया, सी का शेयर पूछा गया, और सी कितना होता है, 18 यूनिट के बारे में पूछा गया, 18×36। डी इज करेक्ट आंसर। 18 यूनिट के बारे में आपसे पूछा गया था, हमारा डी क्या होगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 22, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 2 years बैक वाज 77, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द थ्री ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर करंट एज। देखो ए और बी का एज जो अभी है, सम जो है अभी का वो कितना है, तो आप बोलोगे 22 है। 2 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट कितना था, 77 था। तो अभी दोनों के एज में डिफरेंस क्या हो, एक बात बता दूं आपको, जो किसी भी व्यक्ति का, दो व्यक्ति का जो एज डिफरेंस होता है, चाहे आप आज का निकालो या 10 साल पहले का निकालो या 10 साल बाद का निकालो, एज का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, अगर आप और आपका भाई में 2 साल का गैप है, तो आगे आने वाला 5 साल बाद भी उतना ही रहेगा, और 5 साल पहले भी उतना ही था। ठीक है, तो एज जब भी पूछे, अभी क्या पूछे या 5 साल बाद पूछे, कभी का पूछो, आंसर हमारा क्या होगा, सेम ही होगा। द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 22 बोल रहे हैं। ए और बी का जो सम है वो 22 है। तो देखो ए का एज में ए मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, ए का एज ए मान लो, तो ए प्लस बी बराबर कितना, 22 है। अब बोल रहा है कि आज से 2 साल पहले जो उनका एज का मल्टीपल था वो 77 था, तो ए इंटू बी कितना गिवन है, आप बोलोगे 77 है। तो दोनों के आपको देखो ए, ये जो ए प्लस बी है ना, ये जो ए प्लस बी है कब किया बताओ, ये ए प्लस बी अभी प्रेजेंट किए, बट ये ए बी कब किया आप बोलो 2 साल पहले किया। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी निकालू 2 साल पहले की, तो कितनी होगी, तो आप बोलोगे 18 साल होगी ना, क्योंकि दोनों 2-2 साल कम हो जाएगा। आज से 2 साल पहले आप और आपके भाई का एज अभी सम कितना 22 है, तो 2 साल पहले आप भी 2 साल कम के हो जाओगे और आपका भाई भी 2 साल कम हो जाएगा, तो टोटल 4 कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ए प्लस बी कितना बताओ, तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या हमारा 18 है, और ए माइनस बी पूछा है। इसका कई सा तरीका होता है निकालने की, बट ये लगा लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और -4ab होता है। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या होता है, 4ab होता है। 4ab, यहाँ पे ए और बी मैंने बदल ले रखा है, आपका ए और बी, ए प्लस बी कितना बोलोगे 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर -4 × 77। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 324, 324 माइनस 4×7 = 28, 4×7 = 28 और 32, 4×7 = 28 और 4×7 = 28 और 2 30, आपका आ जाएगा 30। तो डिफरेंस कितना आ गया, 16 का डिफरेंस आ गया।
मतलब a माइनस बी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे a माइनस बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16, इसका मतलब 4 इज करेक्ट आंसर, 4 हमारा करेक्ट आंसर। 8 से भी सीएपीएफ में मैंने जनरली देखा है कि 8 से और एवरेज से क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से, अ सॉफ्टवेयर सेल्स टू आइटम ए एंड बी, item B cost price is twice as that of item A. The shopkeeper sells item A at 10% profit and item B at 20% profit. Which of the following is the value of net profit? Overall profit पूछा गया है। देखो डाटा यहाँ भी नॉर्मल है 10% 20%, तो क्वेश्चन का जो बेस्ट वे क्या होता है, देखो अगर मैं सीपी की बात करूं कि दो आर्टिकल ए और बी है, ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज ट्वाइस एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो ए का अगर 1 होगा तो बी का कितना हो जाएगा बोलोगे आप, ए का अगर 1 होगा तो बी का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ए का कॉस्ट प्राइस आप 100 मान लो और बी का कॉस्ट प्राइस आप 200 मान लो, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए को बेच रहा है 10% की प्रॉफिट पर, तो कितनी की प्रॉफिट हुआ होगा बताओ, तो आप बोलो 10 की प्रॉफिट हुआ होगा, 100 का 10% 10 ही तो होता है, ठीक है। बी को बेचा गया 20% प्रॉफिट पर, तो कितने की प्रॉफिट हुआ होगा, 40 की प्रॉफिट होगा, 200 का 20% कितना होता है, 40 होता है। तो टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट हो कितना हो गया, आप बोलो ओवरऑल जो प्रॉफिट हो गया वो 50 हो गया, कितने पे ओवरऑल हुआ 300 पे, गुना 100, 5 60 30, 16 एंड 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा, 16.66% इज करेक्ट आंसर, 16.66% हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो आउट ऑफ क्लास 100 स्टूडेंट 25 प्ले एटलीस्ट क्रिकेट फुटबॉल, 15 play at least cricket and hockey, 12 play at least football and hockey, 10 play all three parts। तो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से, ये क्वेश्चन टोटल 100 स्टूडेंट है और वेन डायग्राम से क्वेश्चन वाला क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, क्रिकेट कितना खेल रहे हैं, जो आपका क्रिकेट खेल रहा है वो क्रिकेट है आपका 50, क्रिकेट 50 खेल रहा है। फुटबॉल जो खेल रहा है वो 37, फुटबॉल खेल रहा है 37, और हॉकी खेल रहा है 22, और हॉकी कितना खेल रहा है 22 खेल रहा है, क्लियर। अब बोल रहा है तीनों जो खेल रहा है तीनों, अब यहां से देखो 25 खेल रहा है ऐसे जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है, याद रखना 25 जो खेल रहा है वो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितना है तो 25 है, याद रखना। उसके बाद 15 क्रिकेट एंड हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट एंड हॉकी जो खेल रहा है वो 15 खेल रहा है, और 12 जो है वो फुटबॉल और हॉकी खेल रहा है, 12 जो है वो फुटबॉल और आपका हॉकी खेल रहा है, और तीनों क्रिकेट, तीनों गेम खेलने वाले जो लोग हैं क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी ये तीनों खेलने वाला 10 है। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछा गया है, तो तीनों में से कोई भी ना खेलने वाले कितने स्टूडेंट है ये पूछा गया। देखो बहुत ही आसान से क्वेश्चन था, ये आपके यहाँ पूछ लिया जाता है कई बार। यहाँ देखना, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो हमेशा स्टार्ट आपको नीचे से करना है, यहाँ से तीनों खेलने वाले कितने हैं, ये हमारा क्रिकेट है, ये हमारा फुटबॉल है, ये हमारा हॉकी है। जो क्रिकेट खेलने वाले वो 50 है, फुटबॉल खेलने वाला 37 है, एंड हॉकी खेलने वाला कितना है 22 है, आप बोलोगे 22 है। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी तीनों मिला के जो खेल रहा है वो 10 खेल रहा है, स्टार्टिंग यहां से करना है ऑलवेज। अब देखो फुटबॉल और हॉकी 12 खेल रहा है, फुटबॉल और हॉकी, ये हमारा फुटबॉल है ये हमारा हॉकी है, ये 12 खेल रहा है। अब दोनों को मिला के ये वाली पार्ट दोनों का है, उसमें 10 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। ऊपर जाओ क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी जो है वो 15 लोग खेल रहा है, तो ये वाली जो पार्ट है देखना, ये वाली जो पार्ट है वो क्रिकेट और हॉकी का है, और यहाँ पे 10 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलोगे आप 5 आ जाएगा, क्लियर। अब बोला क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल खेला 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, 25 है ना, क्रिकेट फुटबॉल कितना है 25,
कितना आ गया 15। अब देखो टोटल मिला क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट का टोटल मिला के कितना होना चाहिए, तो बोलोगे 50 होना चाहिए। तो 15 5 20 और 10 30 हो गया। 15 5 20, अगर बोलोगे 15 5 20, 15 और 10 30 हो गए, तो यहाँ पे कितना आएगा 20। ओनली क्रिकेट अगर बोलता, ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, तो आंसर क्या होता है हमारा 20 होता। अगर 15 2 17 10 37 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 20। यहाँ पे कितना आएगा हमारा 20 आएगा ना। टोटल 37 है, 15 नहीं 15 10 25 और 2 10 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 10। ये 15 और 10 25, 25 और 2 27, 27 और 10 37 होगा। क्लियर। अगर मैं बात करूं तीनों 22 खेला, 10 5 15 2 17, 17 5 22, ये कितना हो जाएगा 5। अब देखो टोटल निकालना, टोटल कितने हो गए, टोटल काउंट करो इसे। टोटल आप काउंट करो यहाँ पे कितने लोग हैं, तो 20 20 टोटल कितने लोग हैं, तो 20 और 20 40 10 50 50 60 67 67 आ गया। जो टोटल गेम खेलने वाला है वो कितना है, 67 है। 100 में 67 याद रखना, 100 में 67 कुछ ना कुछ खेल रहा है। तो कितने हैं जो नहीं खेलेगा, तो 33 ऐसे होंगे जो एक भी गेम नहीं खेल रहा होगा। और हमारा आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर। वेरी आराम से क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, a group of 5 people consisting a couple of couples are be seated on a round table for a meeting. What is the total number of way in which the sitting arrangement can be made so that the couple do not sit next to each other? देखो एक मीटिंग हो रही है जिसमें 5 लोग हैं, इस 5 में से एक हस्बैंड वाइफ है। तो क्वेश्चन ये बोला कि कितने तरीके से ऐसे मीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, ये भी क्वेश्चन परमिशन कॉम्बिनेशन से है, कि आपका जो हस्बैंड है कभी भी साथ ना बैठे। तो इस क्वेश्चन निकालने का तरीका क्या होता है, देखो टोटल जो होता है साथ बैठ, सारे निकालो कितने तरीके से हो सकता है, उसमें से साथ बैठने को माइनस कर लो, वो हमारा आंसर होगा। तो एक चीज याद रखना, अगर आपका किसी भी टेबल पर एन लोग है, कितने लोग हैं, एन लोग हैं, तो टोटल बैठने की जो तरीका होता है, जो अरेंजमेंट होता है, वो होता है वो n-1 फैक्टोरियल होता है। याद रखना क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है। आपको याद रखना है कि अगर किसी भी टेबल पर आप बैठ रहे हो और 10 लोग हो, तो कितने तरीके से बैठ सकते हो, तो 10-1 9 फैक्टोरियल से बैठ सकते हो। तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो टोटल होगा वो टोटल 5 लोग हैं, तो 5-1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका आंसर। इसका जो होगा 4 फैक्टोरियल होगा, और ये होता है 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 के बाद में 24। मतलब सारे तरीके से अगर मैं बैठा दूं, कोई कहीं बैठ सकता है, तो टोटल कितने तरीके से बिठा सकता हूं मैं, 24 तरीके से। अब क्या बोला गया, यहाँ पे 5 लोग था, अब ऐसे बोला गया आपको कि अब हस्बैंड वाइफ साथ ही बैठेगा, क्या बैठेगा, हस्बैंड वाइफ जहां भी जाएगा साथ बैठेगा। अगर मैं साथ के निकालू, तो जहां भी अगर कोई साथ जा रहा है, तो उन दो को ना 1 मान लो। टोटल 5 था ना, अब 5 नहीं है। अब कितने लोग, क्योंकि मैं 5 को अरेंज नहीं करना है, मैं 4 को अरेंज करना है ना बस, क्योंकि अगर हस्बैंड उठा दो तो वाइफ बैठ गई जाए, बैठ के बिठा, अगर वाइफ उठाओ तो हस्बैंड बैठ जाएगी। तो टोटल जो हमें अरेंज करना होगा तो कितने करना होगा, 4 को ही करना होगा। तो यहाँ पे जो अब होगा हमारा, अगर टुगेदर की बात करूंगा, किसकी, टुगेदर की, तो क्या अगर टोटल जो ऑब्जेक्ट 4 ही है, टोटल ऑब्जेक्ट इसको 1 मान लोगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब जो बनेगा 3 फैक्टोरियल बनेगा, 4-1 फैक्टोरियल, तो ये होगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है। ये क्या बनेगा, साथ बैठने वाला, बट याद रखना इसको डबल करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ साथ जाएगा, बट एक और भी चीज बनता है, वो आपस में तो चेंज कर सकते हैं सीट। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आंसर होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, 3 6 12। तो देखो अगर पूछा गया होता कितने ऐसे चांस है कि हमेशा हस्बैंड वाइफ साथ बैठेंगे, तो आंसर क्या होता, 12। तो पूछा क्या गया कि कितने ऐसे पॉसिबिलिटी है कभी साथ ना बैठे, तो टोटल है 24। तो 24 माइनस आप 12 माइनस करो, तो हमारा क्या आ जाएगा 12, आंसर इज करेक्ट आंसर। सी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। देखो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, किसका, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्या होता है आप बोलोगे, हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है एन ई बाई एन एस। क्या होता है, एन ई बाई एन एस, एन ई
बाई एन एस हमारा होता है प्रोबेबिलिटी। देखो एन एस क्या होता है, देखो आउटकम क्या होता है। देखो अगर आप एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, एक डाइस को आपने थ्रो किया और 2 1 2 3 4 5 6 आया, ये है ना, ये हमारा आउटकम है। ठीक है, ये टोटल आउटकम को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, एनएस। टोटल कितने हो गए, तो अगर एक डाइस को आप थ्रो करोगे तो कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। इवेंट क्या होता है, एनी बाय एनएस, एनी इवेंट इवेंट वो होता है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर बोलो ऑड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो ऑड की काउंट करेंगे। इवन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो इवन की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला एक क्वाइन को ना, एक क्वाइन को 3 टाइम टॉस किया गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो जब भी किसी क्वाइन को टॉस करो ना, तो टोटल जो आउटकम होगा, मतलब जो एनएस होगा, जो आपका एनएस होगा वो 2 टू दी पावर जितने बार आप टॉस कर रहे हो, तो 3 8 हो जाएगा। तो टोटल जो आपको आउटकम आएगा या सिंपल स्पेस आएगा, कितना आ जाएगा, आउट आएगा। अब इवेंट की बात कर रहे हैं, ये बात किसकी कर रहा है, तो एग्जैक्टली 2 हेड आने की। तो क्या क्या हो सकता है, सिर्फ 2 हेड आएगी, तो या तो हेड हेड टेल आ जाएगा, या तो हेड टेल हेड आ जाएगा, या तो टेल हेड हेड आ जाएगा। अगर 2 हेड की बात करेगा तो इसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। तो हमारा जो एनई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एनई हमारा कितना हो जाएगा, 3। क्या पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एनई बाई एनएस, एनई बाई एनएस। और एनई कितना है, एनए 3 है, और 3/8 हमारा क्या हो जाएगा, इज करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे हमारा आपका लास्ट ईयर 2024 में आया हुआ CAPF का क्वेश्चन था। आपने देखा होगा कि पेपर क्या होता है, किस लेवल का आता है। ठीक है, टोटल में 5 पेपर कराऊंगा अभी, ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट था। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन हम CAPF करेंगे और देखेंगे क्या चेंजेस आ रहा है, कैसे क्वेश्चन करना चाहिए और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं कल की कल।